क्योंकि मैं सभी लोगों को जानता हूँ, समय लगेगा, तो सभी सम्मानित साथियों और इस कार्यक्रम को कराने के लिए एक प्रयास करने वाले, उसमें उसकी भूमिका रखने वाले भाई आचार्य भोजराज सिंह धनगर जी, राधाचरण सूर्यवंशी जी, IIT कश्यप जी, जिन्होंने कुछ ताना बाना बुना, ऐसा सोचा कि हमारे SC और OBC जो महापुरुष हुए हैं उनका जन्मोत्सव समारोह मनाया जाना चाहिए, उसी के बहाने हमें इकट्ठा होना चाहिए। तो अभी लगभग एक महापुरुष जो राधाचरण सूर्यवंशी जी हैं, उन्होंने इसी तरीके का खटीक समाज का एक बड़ा आयोजन किया। आज ये आयोजन हो रहा है कश्यप समाज, बिंद, निषाद, केवट, मल्ला, त्रेहा समाज की ओर से, और 15 सितंबर को प्रजापति समाज का भी कार्यक्रम होगा। तो एक रणनीति बनाई गई है कि इस देश में जो हम शूद्र समाज के लोग हैं, तो हमको अलग अलग बांटा गया है जातियों में, 6743 जातियों में। उसे बाबा साहब ने फिर SC, ST, OBC में कम करके उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया। मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज के नाम से उसे इकट्ठा करने का प्रयास किया। तो यह पुनः ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में कश्यप समाज के अलावा इसमें कोई धनगर समाज है, प्रजापति समाज है, सिसोदिया अहेरिया समाज है, सूर्यवंशी समाज है, दिवाकर समाज है, लोधी समाज है। तो इस तरीके से कम कश्यप समाज के अलावा 8 समाज के लोगों का और प्रतिनिधित्व है। तो ये भाईचारा बनाने की एक पहल है। साथियों, इस कार्यक्रम के आयोजित करने में जो मुख्य भूमिका इंजीनियर अजय कश्यप जी की और वीरपाल सिंह जी और उनके सहयोगी, मैं इतने सफल कार्यक्रम के लिए उन्हें बधाई देता हूं। और इसे क्योंकि आचार्य जी ने हमसे कहा कि भाई आपको भी इसमें कुछ समय देना है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा आयोजक मंडल को, जिन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और आज जैसा कि वक्ताओं ने बताया कि पहला कार्यक्रम है, आज की शुरुआत अच्छी हुई। मैं इसमें विशेष रूप से आभारी हूँ अजय कश्यप जी का और सूर्यपाल सिंह जी कश्यप जी का, क्योंकि इन्होंने ये मुस्तैदी से खड़े रहे, विघ्न भी आए। साथियों, मैं इसके साथ कि आज वीरांगना का जन्मदिन है, क्योंकि हमने 8-10 लोगों ने ये प्रयास किया था कि जात से काम चलेगा नहीं, जमात बनानी पड़ेगी, संविधान बचाना पड़ेगा। तो साथियों, वीरांगना के बारे में बस 2 शब्द कह करके, जैसा कि उन्होंने सिद्ध किया कि छीनता हो सत्य कोई और तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है। छीनता हो सत्य कोई और तू त्याग तब से काम ले, पाप है। अरे विच्छिन्न कर दो उसे, बढ़ता हुआ तेरी तब जो हाथ है।
साथियों, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि अब दोबारा शायद फूलन देवी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जितने हमारे साथी, चाहे वो दिवाकर हो, माहो हो, ये अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया है। मैं अनुशासन में रहना चाहता हूँ। मैं इस निवेदन के साथ कि जिस संविधान की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, शिक्षित हैं, रोजी रोटी हमें मिली, उस संविधान को खतरा है। साथियों, ये 18वीं सदी में हमें ले जाना चाहते हैं, शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया, और तो ये वोट भी खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे जालिम लोगों से मैं अपेक्षा करूंगा आप लोगों से कि इन जालिमों को सबक सिखाने के लिए, और साथियों मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं रामसागर कसब जी के साथ रहा, जितना उन्हें झटका झेलना पड़ा। मैं आज जब तक सर्विस में रहा 2009 से 2000 रुपए का नुकसान होता रहा। आज भी मेरी जो पेंशन है उसमें 1000 रुपए का घाटा है, पर कोई बात नहीं, आप आए, मुझे खुशी है। और ये हमारे साथी सब इकट्ठे हुए, मैं इसी के साथ बात पच्चीस दी जाएगी, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने जैसा कार्य किया है इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अगले क्रम में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा जो यानी अधिकार दिवस है 15 सितंबर को रत्नप्पा भारतप्पा कुमार जो संविधान सभा के सदस्य रहे, विद्युता के प्रतीक रहे, फ्रीडम फाइटर रहे, उनका जन्मदिन है। हम इसी प्रकार से उत्साह के साथ सब लोग मनाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महात्मा ज्योतिबा फूले करोड़ों दलितों के मसीहा, भारत रत्न, भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को मन की गहराइयों से नमन करते हुए आज आरआर गार्डन में वीर एकलव्य सेवा समिति अलीगढ़ के तत्वाधान में वीरांगना फूलन देवी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। साथियों, बड़े खुशी की बात है कि ये कार्यक्रम एक जाति के द्वारा मनाने का जो बीड़ा उठाया गया, उसमें आचार्य जी की अहम भूमिका रही। एक साल पहले ही हमने ये तय कर लिया था कि भिन्न भिन्न जाति के महापुरुषों का प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाया करेंगे। ठीक है, लेट आए दुरुस्त आए। अभी हमारे समाज को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। जिन लोगों ने 26 जनवरी 1950 से पहले हम पर अत्याचार किए, कूट कूट के अत्याचार किए, उन्हें अत्याचारों की फहरिस्त में एकलव्य का नाम सबसे ऊपर गिना जाता है। शायद एकलव्य जिंदा होते तो महाभारत भी नहीं होता। उसकी शानी का कोई धनुर्धर नहीं था। ऐसा शिक्षक, ऐसा गुरु जिसने चालबाजी से ऐसे चौथे वर्ण में पैदा हुए महान धनुर्धर का अंगूठा दान में ले लिया और इतिहास में ये शो कर दिया कि ये गुरु दक्षिणा है। ऐसे भी गुरु हुआ करते हैं। शायद इस तरह का गुरु आज पैदा हो जाए तो उसे हम जड़ से मिटाने का काम कर देंगे। धरती पर वो प्रेम नहीं रख पाएगा। साथियों, गोवा से गुवाहाटी तक, काश्मीर से कन्याकुमारी तक विशाल काय भारत में हम चौथे वर्ण के लोगों के बीच में समय समय पर महापुरुष पैदा होते हुए
समय समय पर महापुरुष पैदा होते रहे हैं। जैसे तथागत गौतम बुद्ध का नाम आप सुना होगा। उन्होंने केवल कम समय में बौद्ध धर्म को जन्म दिया और जो जन्म यहां से विदेश में चला गया, उन्मनवादी व्यवस्था के लोगों ने उस धर्म को कमजोर किया। हमें पुनः ऐसी झलक सी महसूस आती है कि बौद्ध धर्म का कारनामा अब आगे बढ़ने वाला है। हर समाज में तथागत गौतम बुद्ध को जालिमों को नहीं हटा देते हैं, आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप रोज गीत गाते रहें, बात नहीं बनेगी, बात बनेगी। बाबा साहब ने एक ऐसा अधिकार दिया है, ऐसा हथियार दिया है, उसे बटन दबाओ, घर चले आओ, अपने लोगों को, चहेते लोगों को पार्लियामेंट भेजिए, देखिए किस तरह से इस देश की तस्वीर बदलेगी। इस देश को संविधान मिला तो बाबा साहब की देन से मिला। आज इस पोजीशन में बैठे तो संविधान की देन है। अगर इस संविधान को जिंदा रखना चाहती हो, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या संविधान जिंदा रहना चाहिए? तो संविधान जिंदा रहना चाहिए तो हमको 40% समाज के लोगों को एक जगह एक मंच में आना होगा। इन जालिमों के खिलाफ हमको वोट करना होगा, सत्ता से बेदखल करना होगा, जब जाकर के हमारा संविधान। समस्त सामाजिक बंधु, मेरी माताश्री, मेरे बुजुर्ग, सामने बैठी मातृशक्ति, दूर दूर से आए सामाजिक बंधु, आप सभी का वीरांगना फूलन देवी के जन्म दिवस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और वीरांगना फूलन देवी के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीरांगना फूलन देवी जी के साथ शुरुआत में उनके साथ जो दुराचार पाप हुआ, उसका प्रतिशोध वीरांगना फूलन देवी जी ने उन राक्षसों का वध करके लिया। ऐसी घटना विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगी। कहने को भारत की प्रथम आयरन लेडी हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं विश्व की प्रथम आयरन लेडी हैं। असली दुर्गा, जीवंत दुर्गा वीरांगना फूलन देवी हैं। जो दुर्गा जी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वो किसी ने नहीं देखा है, वो कहानियों में है। हो सकता है वो भी सच हो, मैं इस चीज को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये एक इतिहास है और ये अभी बहुत दिनों की घटना नहीं है। 20-25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी घटना है और सभी को ज्ञात है। और इस घटना का इतना बड़ा असर पूरे विश्व में हुआ कि एक महिला ने अपने साथ हुए दुराचार का बदला, प्रतिशोध इस तरह से लिया। यदि इसी तरह से सारी महिलाएं और कोई व्यक्ति उनकी तरफ आंख उठाकर देखता है और इस तरह से एक्ट करती हैं महिलाएं, तो किसी दुराचारी की, किसी गंदे व्यक्ति की औकात नहीं है कि उनको छेड़ भी सके। और इस तरह का उदाहरण है, अगर इस तरह की घटनाएं 2-4 और हो गई होती तो ये दुराचारी है, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी व्यक्ति से, किसी जाति बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। जो दुराचारी है वो दुराचारी होता है, वो गंदा व्यक्ति होता है और उसका यही अंत होना चाहिए। ऑन स्पॉट न्याय जो वीरांगना फूलन देवी ने किया, इस तरह का उदाहरण कहीं विश्व में नहीं मिलेगा। अशिक्षित थी, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना संघर्ष किया। और इसी चीज को देखते हुए हमारे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी ने उनकी जो समाज की स्थिति को देखते हुए उनको जेल से रिहा करने का बीड़ा उठाया और उनको जेल से रिहा कराया। रिहा कराने के बाद उन्हें संसद तक पहुंचाया, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंचाया। और संसद में पहुंचाने के बाद वीरांगना फूलन देवी ने जिस तरह से समाज को एकत्रित किया, उन्हीं के दिशा निर्देशों पर, उन्हीं से प्रेरित होकर हम भी यही चाहते हैं कि समाज एकत्रित हो जाए। समाज एकत्रित रहेगा, बिखरा हुआ समाज एकत्रित हो जाएगा तो दूसरी पार्टियां, दूसरे समाज के लोग भी देखेंगे कि भाई कश्यप निषाद समाज एकत्रित हो गया है, भाई ये जो है इनसे जो है इतनी आसानी से हम जो है इनको इनके खिलाफ कोई काम नहीं कर
सकते, और वो आराम से आपको आपके हक और अधिकार दे देंगे। अगर नहीं देंगे तो एकत्रित समाज हमारा 17 से 18% है। जब 8% वाला समाज सत्ता प्राप्त कर सकता है और 8% वाला जाटव समाज सत्ता प्राप्त कर सकता है, 8% वाला यादव समाज सत्ता प्राप्त कर सकता है, तो 17% वाला कश्यप निषाद समाज, भिंद केवट समाज क्यों नहीं सत्ता प्राप्त कर सकता है? ये पूरा जलवंशी समाज अत्यधिक संख्या में है पूरे विश्व में, लेकिन बिखरा हुआ है, शिक्षा की कमी है। शिक्षित अगर हो जाए तो राजनीतिक चेतना आ जाएगी, राजनीतिक चेतना का फल ये होगा कि हम सत्ता में होंगे, लेकिन पहले एकत्रित तो हो जाएं। जनपद अलीगढ़ में ही हमने शुरुआत करी है कि सभी लोग एक हो जाएं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ सामाजिक संगठन 2 जगह और यह कार्यक्रम कर रहे हैं। ये एक अफसोसजनक स्थिति है, ऐसा उचित नहीं है, ऐसा ठीक बात नहीं है। हम चाहते कि ये कार्यक्रम एक ही जगह होता, वो हमसे आह्वान कर देते, 15 दिन पहले हमें बता देते, हम उनके साथ आ जाते, हम उनके साथ कार्यक्रम कर लेते, लेकिन ये स्थिति उचित नहीं है। हमारा अंदाजा ये था कि दूर दूर से लोग आएंगे, हमें प्रोत्साहन देंगे, समाज एक होगा, दूसरे समाज के लोग भी ये देखेंगे कि भाई ये समाज एक हो गया है। दूसरी चीज जो है, क्योंकि शिक्षा की कमी है अपने समाज में और बच्चों, आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना है हमें शिक्षा से ही, क्योंकि हमारे समाज के पास न जमीन है, न जायदाद है, न व्यापार है, न नौकरियां हैं। तो एकमात्र साधन बचता है शिक्षा, जिसके बल पर हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं, जमीन से आसमान को चूम सकते हैं। और निश्चित रूप से शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, अगर आदमी प्रण कर ले तो किसी भी पद पर, किसी भी उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, एसएसपी बन सकता है, डीएम बन सकता है, जज बन सकता है, नेता बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। शिक्षा सरस्वती जी का प्रतीक शिक्षा है। शिक्षा आपके पास होगी तो निश्चित रूप से धन आएगा, धन मतलब लक्ष्मी आएगी। तो शिक्षा सबसे पहले प्राप्त करनी है, हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है और संकल्प लेना है कि हमें उच्च स्तर पर पहुंचना है। लेकिन सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा, उसके बाद शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। इसी भावना के साथ, इसी सोच के साथ, इसी आह्वान के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।